साल होता है 1761, जहां मॉरिशस के एक आइलैंड पर हमें कुछ गुलामों को खेतों में काम करते हुए दिखाया जाता है। ये खेत जिम नाम के एक आदमी के हैं और फसल की कटाई पूरी होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इसीलिए जिम मास सांबा से कहता है कि वो बाकी गुलामों पर नजर रखें और ध्यान रखे कि कोई गुलाम काम चोरी ना करे। दरअसल मास सांबा भी उन गुलामों में से एक गुलाम है, लेकिन वो ट्रांसलेटर का भी काम करता है क्योंकि वहाँ के लोगों को उनकी लैंग्वेज नहीं आती। जिम उसके असली नाम के बदले सिसरो कहकर बुलाता है। ये देखकर कुछ गुलामों को लगता है कि मास सांबा गद्दार है। उसी रात मास सांबा अपनी बेटी लिजा को पढ़ा रहा होता है। तब लिजा बताती है कि उसकी फ्रेंड रूबा ने उसे एक रास्ता बताया है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, जहां आजाद गुलाम पनाह लेते हैं। दरअसल लिजा यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन मास सांबा उसे कहता है कि आजाद गुलामों की जिंदगी को भी खतरा है। अगली सुबह जिम और उसके गार्ड्स एक भागने की कोशिश करने वाले स्लेव को पकड़ लेते हैं। पहली बार भागने की कोशिश करने पर उस गुलाम के पीठ पर जलते हुए लोहे से एक निशान बना देते हैं और अगर वो दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो कान और हाथों को काट दिया जाएगा। मास सांबा को सभी गुलामों के सामने ये वार्निंग ट्रांसलेट करके बताने को कहा जाता है। तभी एक आदमी जिसे दूसरी बार भागते हुए पकड़ा गया था, उसके कान काट दिए जाते हैं, जिसके बाद जिम ऑर्डर देता है कि मास सांबा सबको याद दिलाए कि तीसरी बार भागने की सजा मौत है। अब रात को मास सांबा देखता है कि लीजा को कुछ गार्ड्स अब्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक्स पड़ रहे होते हैं। वो उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश करते हुए प्रेयर करता है जब तक कि वो शांत नहीं हो जाती। लेकिन लिजा अब और चुप रहना नहीं चाहती। वो कहती है कि उन्हें मास्टर्स को मारकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे यकीन है कि बाकी गुलाम भी उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो मास सांबा को एक लीडर की तरह देखते हैं। लेकिन मास सांबा इसके लिए मना कर देता है और लिजा के फ्यूचर का सोचते हुए उम्मीद करता है कि उनके मास्टर के साथ घुलने मिलने से उसे एक दिन कहीं दूर किसी कपड़े सिलने वाले के यहाँ काम मिल सकता है, जिससे वो खेती बाड़ी से दूर जा सके। अब कुछ दिन बाद मास सांबा को जिम के घर बुलाया जाता है, जहाँ जिम कुछ बहुत खास लोगों के साथ डिनर पर बैठा होता है। गवर्नर जानता है कि मास सांबा दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकता है, इसलिए वो चाहता है कि मास सांबा गुलामों को समझने में हेल्प करे। गवर्नर उससे पूछता है कि क्या काले लोगों को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन मास सांबा डर की वजह से जवाब देता है कि काले लोग सिर्फ खिदमत करने के लिए ही बने हैं। मास सांबा को सर उठाकर बात करते हुए देख गवर्नर नाराज हो जाता है, जिससे जिम फौरन उसे बाहर निकाल देता है। जिम का बेटा लियो समझाता है कि उसने ही मास सांबा को ट्रेन किया था क्योंकि वो यहीं प्लांटेशन में बढ़ा हुआ है और वो जल्दी समझ गया कि कुछ गुलाम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मास सांबा को ट्रेन करके उसे यकीन हो गया कि काले लोग भी इंसान हैं। गवर्नर ला विक्टोरे का जिक्र करता है। दरअसल ला विक्टोरे एक औरत है जो भागे हुए गुलामों का शिकार करती है। इस बात पर इन दोनों की बहस होती है और जिम को मुसीबत से बचाने के लिए लियो को चुप करना पड़ता है। लेकिन गवर्नर को लगता है कि जिम इस इलाके को सही से कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब गवर्नर के जाने के बाद जिम लियो को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे गवर्नर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो मास सांबा को बुलाता है और कहता है कि उसकी सारी प्रिविलेजेस खत्म हो गई हैं। अब वो बाकियों की तरह गन्ना काटेगा और अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहेगा। लिजा अब जिम के घर रहेगी और अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो वो उसे मार देगा। लिजा को जब ये पता चलता है तो वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मास सांबा उसे रोक लेता है और घर भेज देता है। कुछ देर बाद मास सांबा को कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर भागता है और देखता है कि एक गार्ड आग में जल रहा है, लेकिन लिजा वहाँ नहीं होती। दूसरे गार्ड्स बताते हैं कि लिजा भाग गई है। अगली सुबह गार्ड्स जिम को बताते हैं कि वो लिजा को ढूंढ नहीं पाए। तब जिम कहता है कि ला विक्टोरे को बुलाओ। लियो उसकी बात मानता है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ ज्यादा सख्ती ना करे। वही मास सांबा को नहीं पता कि लिजा कहाँ गई, लेकिन उसे बांधकर काफी देर तक कोड़े मारे जाते हैं ताकि वो कुछ बोले। तभी ला विक्टोरे अपने बेटों बेन और जोसेफ के साथ आती है। वो जिम के पैसे लेने से मना कर देती है। ला विक्टोरे मास सांबा से पूछती है और कहती है कि वो लिजा को जिंदा वापस लाएगी क्योंकि वो सजा देने में यकीन रखती है। मास सांबा कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर वो लिजा के दोस्त रूबा को लाते हैं और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसके पेट के लिए जमीन में गड्ढा खोदते हैं। अब सिर्फ एक बार उसके पैरों पर मारने से ही वो बता देती है कि लिजा फबूमी विलेज ढूंढने गई है। ला विक्टोरे ने इस विलेज के बारे में सुना होता है, इसलिए वो फौरन निकल पड़ती है। लिजा के कपड़ों की स्मेल से कुत्ता जंगल में उसका पीछा करता है। अब जब तक ला विक्टोरे को जमीन पर
लिज़ा के निशान नहीं मिलते तब तक वो चैन से बैठने वाली नहीं है। उसे किसी भी हालत में पता लगाना है कि लिज़ा किससे मिली थी। कुछ घंटों बाद उन्हें दूर एक पहाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसे आगे कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो फैसला करती है कि वो ऊपर चढ़ेगी और इंतजार करेगी। माँ सांबा को खेतों में एक छोटी सेल में कैद किया गया है और उसके मुंह पर लोहे का मास्क है। वो रूबा को कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन रूबा उसकी मदद करने से मना कर देती है। इसके बाद शाम को रूबा कुत्तों को खाना डालकर चुप कराती है और चुपके से माँ सांबा को जेल से निकाल देती है। माँ सांबा बिना पकड़े वहाँ से भागता है क्योंकि कुत्ते सो रहे होते हैं। अगली सुबह ला विक्टोरिया के बेटों को लगता है कि लिज़ा जा चुकी है और अब वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ला विक्टोरिया कहती है कि सब्र करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माँ सांबा एक जंगल में पहुंचता है और नदी पर पानी पीने के लिए रुकता है। उसके मुंह पर जो लोहे का मास्क होता है वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क इतना मजबूती से लगा होता है कि वो उसे नहीं उतार पा रहा होता। इसीलिए वो एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर को काफी देर मारने के बाद वो लॉक तोड़ देता है और मास्क उतार कर फेंक देता है। इसके बाद वो सूरज की रोशनी और परछाई की मदद से सही रास्ता ढूंढता है। दूसरी तरफ ला विक्टोरिया लियो को डांटती है कि वो एक जंगली की तरह खाना खा रहा है और सब लोगों को प्रे करने पर मजबूर करती है। वो बताती है कि गॉड ने हमेशा उसे बचाया है। लियो को उसकी पूरी स्टोरी पता है कि बचपन में उसे अब्यूज किया जाता था और जबरदस्ती उसकी शादी की गई और इस आइलैंड पर वो पहली डिवोर्स्ड औरत है। लेकिन ला विक्टोरिया का मानना होता है कि चर्च के मुताबिक काले लोगों में रूह नहीं होती। रात को माँ सांबा सपना देखता है कि उसकी बीवी उसके साथ है। अगले दिन माँ सांबा पहाड़ी पर चढ़ता है और ला विक्टोरिया उसे देख लेती है। इसलिए वो पेड़ों के बीच चलता है तो उसे कहीं से आवाज सुनाई देती है और वो एक काले आदमी के पीछे चलता है। ला विक्टोरिया का ग्रुप उन्हें ढूंढने जंगल में आ गया होता है। वो सब छुप जाते हैं जिसमें एक औरत अपने बच्चे के साथ भी है। तभी वो बच्चा रोने लगता है जिसकी आवाज बैन सुन लेता है और गुलामों को वहाँ से भागना पड़ता है। तब एक आदमी उस औरत को छुपा देता है और माँ सांबा को अपना खंजर देता है। तब बैन उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और माँ सांबा उसे जमीन पर गिरा देता है। माँ सांबा उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियो उसका नाम पुकारता है और सरेंडर करने को कहता है। तब वही आदमी जिसने माँ सांबा को खंजर दिया था पीछे से आकर लियो का गला काट देता है। वो माँ सांबा को भी ऐसा करने को कहता है और खुद भाग जाता है, लेकिन माँ सांबा बैन को मार नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख जोसेफ उसके पीछे जाता है। माँ सांबा वहाँ से तेजी से भागता है। तब रोटो नाम का एक आदमी उसे बचाकर छुपा लेता है। अब जब जोसेफ चला जाता है तो रोटो बताता है कि वो भी फाबूमी विलेज ढूंढ रहा है। ये दोनों एक केव में रुकते हैं जहाँ रोटो उसके साथ खाना और शर्ट शेयर करता है। वो उसे बताता है कि वो फ्रांस के लिए लड़ता था और वो वहाँ का सिटीजन था, लेकिन यहाँ उसकी आजादी के कागज जला दिए गए। दूसरी तरफ हमें ला विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो लियो की लाश को देख लेती है और उसे संभालती है। बेन कहता है कि गुलामों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। अगली सुबह ला विक्टोरिया कहती है कि उन्हें शिकार जारी रखना होगा। तब बेन आगे चलने से मना कर देता है और लियो की बॉडी लेकर वापस चला जाता है। इस बात से जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने भाई से लड़ता है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माँ सांबा दोबारा अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है और जैसे ही रोटो केव से बाहर निकलता है तो जोसेफ उसे केव से निकलते हुए देख लेता है और उसकी टांग पर गोली मारता है। वो उसे पूछते हैं कि दूसरे गुलाम कहाँ हैं। तब रोटो उन्हें कुछ नहीं बताता, इसलिए ला विक्टोरिया रोटो के सर में गोली मार देती है। फिर वो केव में देखते हैं तो वहाँ उन्हें माँ सांबा की पुरानी शर्ट मिलती है जिससे कुत्ता उसकी स्मेल सूंघ सकता है और कुछ ही देर में कुत्ता माँ सांबा को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों वाटरफॉल से नीचे गिरते हैं। माँ सांबा कुत्ते को पत्थर से मार देता है और जंगल में कहीं भाग जाता है। माँ सांबा बहुत जख्मी होता है, उसका खून बह रहा होता है। रात को माँ सांबा को फिर से अपनी बीवी का सपना आता है जो उसे हिम्मत देती है। अगले दिन माँ सांबा एक बीच पर पहुंचता है जहाँ तूफान की वजह से बोट टूट गई थी, जहाँ वो देखता है कि वहाँ कुछ सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं। वो वहाँ लिज़ा को ढूंढ लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। माँ सांबा उसे वादा करता है कि वो फाबूमी विलेज ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद ला विक्टोरिया और जोसेफ भी बीच पर पहुंच जाते हैं और लाशों को देखते हैं। वो माँ सांबा के पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ माँ सांबा और
लीजा प्लान बनाते हैं। रात को मां सांबा एक रिचुअल करता है और दुश्मनों से लड़ने की ताकत मांगता है। दूसरी तरफ ला विक्टोरे और जोसेफ कैंप कर रहे होते हैं। तब अंधेरे में उन पर कोई हमला करता है। इस अचानक हुए हमले से जोसेफ बौखला जाता है और वो इधर उधर गोलियां चलाने लगता है, जिससे मां सांबा को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और मां सांबा उसे खंजर से जख्मी कर देता है। इस हमले से जोसेफ बहुत जख्मी हो जाता है, इसीलिए ला विक्टोरे अपने बेटे को तकलीफ में देखकर उसे खुद ही मार देती है, जिसके बाद वो मां सांबा को भी कंधे पर गोली मारती है और खंजर से उस पर हमला करती है। लेकिन इससे पहले कि वो मां सांबा को पूरी तरह से मारती, वो वहां से गायब हो जाता है और पीछे से आकर ला विक्टोरे को मार देता है। अगली सुबह लिजा मां सांबा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत जख्मी है और नीचे गिर जाता है। लिजा मदद के लिए चिल्लाती है। तब कुछ और गुलाम जो प्लांटेशन से भागे थे वहां पर आ जाते हैं और मां सांबा को उठाने में मदद करते हैं। अब जंगल में काफी चलने के बाद उन्हें आखिरकार पहाड़ियों के पास वो फाबूमी विलेज मिल जाता है। वहां एक आदमी आकर उसे मरहम लगाता है और उसके लिए प्रे करता है। उस रात वहां के लोकल्स मां सांबा और लीजा का वेलकम करते हैं और अपने कल्चर्स पर बातें करते हैं। मां सांबा उन्हें अपने कबीले की कहानियां सुनाता है और लिजा अपनी माँ की कहानियां शेयर करती है। अगले दिन जब वो लेक में नहा रही होती है तो लिजा देखती है कि उसकी माँ उसे दूर से देख रही है। शाम के टाइम गांव वालों को दूर आग दिखाई देती है। ये देखकर सब लोग भागना शुरू कर देते हैं और गोरे लोग उन पर फायरिंग शुरू करते हैं और कुछ गुलामों को पकड़ लेते हैं। वो एक मैदान से गुजरते हैं, लेकिन आगे एक चट्टान आ जाती है। दरअसल गवर्नर ने वादा किया कि वो उन्हें छोड़ देगा अगर वो सरेंडर करे। तब लिजा अपना एक ट्रेडिशनल गाना शुरू करती है और मां सांबा कहता है कि वो आजाद जिंदगी जीना चाहता है। अब इससे पहले कि वो खुद को खत्म कर लें और गुलामी के बजाय मौत को चुने, वहाँ के गांव वाले भी उनके साथ गाने लगते हैं। गौरों के शिकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन मां सांबा और उसकी बेटी लिजा ये दोनों नीचे कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ये कहानी मॉरिशस में 1761 के समय की गुलामी और आजाद होने की जुझारू मनुष्यता की कहानी दिखाती है। ये पूरे संदर्भ में गुलामों की जीवन परिस्थितियों, संघर्ष और उनकी आजादी की कोशिशों को दर्शाती है। मॉरिशस का वो दौर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, जब भारतीय और अफ्रीकी मूल के मजदूर गिरमिटिया के तौर पर वहां काम करते थे। इस कहानी में जो पात्र हैं वे उस समय के सच्चे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का आभास कराते हैं। मॉरिशस का इतिहास गिरमिटिया मजदूरों की कहानी से गहरा जुड़ा है, जो 1834 से शुरू हुई, जब भारत से मजदूरों को वहां भेजा गया, जिससे आज की मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। इस तरह का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के श्रमिक शोषण के स्वरूप को समझने में मदद करता है, जैसा कि मॉरिशस के गिरमिटिया मजदूरों के उदाहरण से देखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी।